हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू और आज मैं आपको बताऊंगी मोलस्कम कंटेजियोसम, एक वायरल इन्फेक्शन जिसमें पानी वाले मस्से दिखाई देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मेरी सबसे पहले बात करेंगे कि ये बीमारी कैसी दिखती है, इसमें जो मस्से होते हैं वो किस तरह के दिखाई देते हैं, ताकि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो से आपको एक अंदाज़ा लग सके कि क्या ये मोलस्कम कंटेजियोसम तो नहीं है। तो मोलस्कम कंटेजियोसम क्या होता है? मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके फेस पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे ये हो सकता है, उसमें दाने दाने जैसे वो लक्षण लेके आते हैं कि हमें ये दाने जैसा हो गया है और काफ़ी टाइम से है, ये जा ही नहीं रहा। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि ये पिंपल हो सकता है, लेकिन पिंपल कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। मोलस्कम काफ़ी टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है और इसको जाने में 6 to 12 मंथ्स तक का टाइम भी लग सकता है। तो फिर जब हम देखते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये मोलस्कम कंटेजियोसम नामक बीमारी है। साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि छोटे छोटे मस्से जैसे दिखाई देते हैं और ये मस्से 1 to 5 mm साइज़ के हो सकते हैं और काफ़ी चमकदार होते हैं। ये डोम शेप के होते हैं और इनकी शाइन ऐसी होती है जैसे पर्ल, मोती में से जैसे चमक निकलती है उस टाइप से इनकी शाइन होती है। तो पर्ली वाइट ये मस्से हो सकते हैं। इनके कलर की अगर बात करें तो आपकी स्किन के कलर के भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, वाइट भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि ये किस कलर के दिखेंगे, लेकिन इनका जो टिपिकल साइन है वो ये होता है कि इनका जो बीच वाला पार्ट होता है मस्सों का, वो सेंटर से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, जिसको सेंट्रल अम्ब्लाइकेशन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि जो बीच वाला पार्ट है वो बीच में से हल्का सा दबा हुआ है। तो ये एक इसका टिपिकल साइन होता है मोलस्कम कंटेजियोसम का। दूसरा कि ये मस्सा पहला एक हो सकता है या 2 हो सकते हैं, उसके बाद आसपास के एरिया में ये फैल जाते हैं, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये कंटेजियस वायरस है और ये मल्टीप्लाई करता है छूने से, इसीलिए इस वायरस का नाम मोलस्कम कंटेजियोसम कंटेजियस होने की वजह से है। इन मस्सों में कोई पेन नहीं होता, कभी कभी इचिंग हो सकती है। अगर ये मस्से इन्फ्लेम हो जाएं या इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें पस कलेक्शन भी हो सकता है, या ये आसपास की जगह से रेड हो सकते हैं या मस्से भी रेड हो सकते हैं। तब इसमें पेन हो सकता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गए हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से। अगर ये इन्फेक्टेड नहीं होते तो ये सिंपल पेनलेस छोटी छोटी पानी भरे मस्से जैसे दिखाई देते हैं। बात करते हैं कि किस एज ग्रुप में ये दिखाई देते हैं। ये 1 से 10 साल तक के बच्चों में बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं। अडल्ट्स में भी ये हो सकते हैं और अडल्ट्स में ये प्राइवेट एरियाज़ में जैसे जेनाइटल्स में भी पाए जाते हैं। तो फिर उसके लिए अलग से हमें कुछ टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये बॉडी में किस किस जगह पे पाए जा सकते हैं? तो वैसे तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये बच्चों के फेस पे, हाथों पे या आर्म्स पे या नेक पे या स्कैल्प पे, जो एक्सपोज्ड एरिया होते हैं, जो ज़्यादा टच करते हैं, वहाँ पे ये अधिकतर देखे जाते हैं। अडल्ट्स में ये आईब्रोज के आसपास हो सकते हैं, अपर लिप पे हो सकते हैं या एब्डोमेन पे हो सकते हैं। तो इन एरियाज़ पे कॉमनली देखे जाते हैं। अब बात करते हैं ये मस्से फैलते कैसे हैं। नंबर 1, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, कि किसी बंदे को ये है इन्फेक्शन और आपने उससे स्किन को टच किया, जैसे आपने किसी को हैंडशेक किया, उसके हाथ में ये मस्सा था तो आपको भी ये हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी में आपने वहाँ से वायरस को कैच कर लिया। दूसरा, फिर इन्फेक्टेड सरफेस को टच करने से, कि जैसे ये टेबल है, मैंने इसको टच किया लेकिन मेरे से पहले किसी इन्फेक्टेड बंदे ने इसको टच किया था तो मैंने टच किया तो वो वायरस मुझ में भी आ सकता है। तो इन्फेक्टेड सरफेस को टच करने से फैलते हैं, जैसे कि आप पब्लिक स्विमिंग पूल यूज़ करते हो या पब्लिक बाथरूम्स यूज़ करते हो या आप सैलून में कोई प्रोसीजर कराते हो या आप जिम में जो मशीन यूज़ करते हो, तो हो सकता है कि वहाँ से ये इन्फेक्शन आप कैच कर लो। तीसरा, सेल्फ इन्फेक्शन। सेल्फ इन्फेक्शन में क्या होता है, जो अधिकतर बच्चों को बहुत होता है कि आपको यहाँ पे एक मस्सा है, बच्चे को पता नहीं होता तो वो टच करते रहते हैं, उसके बाद उसी हाथ से वो अपने फेस को टच कर लेते हैं। तो
इसी वजह से सेल्फ इन्फेक्शन उनको फैल जाता है कि यहाँ से उन्होंने वायरस को लिया और यहाँ पे अपने फेस पे टच किया तो वहाँ पे फिर उनको मस्से होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को या बड़ों को जिनको इन्फेक्शन होता है उनको कहा जाता है कि आप अपने मस्से को नहीं छेड़िए, उसको टच नहीं कीजिए। अब बात करते हैं कि इसको हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आपको इन्फेक्टेड बंदे से अवॉइड करना है, नहीं तो आपको ये इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हो। दूसरा, आपको अगर ये इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको उस जगह को बार बार टच नहीं करना, नहीं तो आप उसको सेल्फ इन्फेक्शन कर लोगे, आप उसको अपनी बॉडी में फैला लोगे। तीसरा, आपको अपने हैंड्स को फ्रिक्वेंटली वॉश करना है ताकि आपका ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में और कहीं ना फैल जाए। चौथा, अगर आपको हाथ पे वो मस्सा है तो आप ट्राई करो कि उसको टेप लगा के कवर कर दो ताकि वो गलती से भी आप उसको टच ना कर सको। अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स में, जेनिटल्स में ये इन्फेक्शन है तो फिर आपको सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए जब तक वो पूरा क्लियर ना हो जाए। आपको अपने पर्सनल आइटम्स जैसे कि टाल हो गया, बेडशीट हो गई, जो भी आप यूज़ करते हो वो आपको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, नहीं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये इन्फेक्शन दे सकते हो। अगर आपके बच्चों में ये इन्फेक्शन हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा उसको टच ना करे और आप बच्चे से पूछो कि उसके फ्रेंड्स में किसी और को तो ये बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट भी कराओगे लेकिन उसके फ्रेंड्स में ये इन्फेक्शन रहेगा तो फिर वो फिर से दोबारा से कैच कर लेगा और फिर से उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थे प्रिवेंशन टिप्स कि आपको कैसे इसको रोकना है। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स जैसे कि किसी को ये मस्सा है और उससे आपको ये ट्रांसफ़र हो गया, तो जब आपको ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होने के भी 2 से 7 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी में वो ग्रो करना स्टार्ट होएगा, तो इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। कुछ लोगों में ये 6 महीने तक का भी इंक्यूबेशन पीरियड पाया गया है कि आपने किसी से हैंडशेक किया, उसको मोलस्कम था और आपकी बॉडी में वो वायरस आ गया, वायरस आने के बाद भी उसको 2 से 7 हफ्ते लगते हैं एक ग्रोथ को डेवलप करने में। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है या आपकी फैमिली में आपके बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है तो फिर हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है। अगर आप अडल्ट हैं तो बेस्ट है कि आप इसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके निकलवा लीजिए। निकलवाने के 3-4 मेथड होते हैं, जैसे कि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट एक निडल की हेल्प से इसको चारों तरफ से पूरा निकाल देगा। उसके बाद एक हल्का सा घाव बनेगा जो थोड़े टाइम में 1 वीक के अंदर अंदर हील हो जाता है। दूसरा, RF कॉटरी की हेल्प से आप इसको निकलवा सकते हो। RF में एक डिवाइस होती है, उससे बर्न करके उस मस्से को वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद भी हल्का सा घाव बनता है जो 4-5 डेज़ में हील हो जाता है। या आपका डर्मेटोलॉजिस्ट क्रायोथेरेपी की हेल्प से इसको निकाल सकता है। क्रायोथेरेपी में एक लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही ठंडी गैस होती है, उसको उस मस्से के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो वो वहाँ पे उसको फ्रीज़ कर देती है और फिर वो मस्सा झड़ जाता है। या फिर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट CO2 लेज़र की हेल्प से उसको लेज़र से बर्न करके निकाल सकता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में वो वायरस एक्टिव है तो आपको नए नए मस्से हो सकते हैं, जिसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन्स भी साथ में दी जाती है। अब अगर आपकी फैमिली में किसी बच्चे को ये इन्फेक्शन हुआ है, छोटा बच्चा है, उसमें हम प्रोसीजर्स जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चे कोऑपरेट नहीं करते प्रोसीजर्स में, तो दिक्कत होती है उसको निकालने में। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिसिन्स लेके कुछ मंथ्स तक ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर लास्ट रिजॉर्ट होता है निकालना। मेडिसिन से भी 40-50% तक आप इसको निकाल सकते हो, तो बच्चों में हम मेडिसिन्स प्रेफर करते हैं। इसकी मेडिसिन्स में क्या क्या आपका डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक डाइकैरिस टैबलेट आती है जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उनमें ये इन्फेक्शन जल्दी से वो लोग कैच कर लेते हैं, तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर टैबलेट्स भी हेल्प करती हैं, जिसमें डाइकैरिस एक नाम है एक टैबलेट का, वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट हफ्ते में 2 बार या 3 बार प्रिस्क्राइब कर सकता है। दूसरा, जिंक टैबलेट भी काफ़ी हेल्प करती हैं इसमें। जिंक एक विटामिन है जो आपको इजीली कहीं से भी किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाता है, तो एस्काजिन करके टैबलेट आती है, उसको दिन में 2 बार लेना होता है। और अगर बच्चा है तो फिर आप सिरप A to Z वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बच्चों में प्रिस्क्राइब कर सकता है। फिर होम्योपैथी का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है इसके ट्रीटमेंट में,
तो होम्योपैथी में थूजा ड्रॉप्स आती है, थूजा 200 के नाम से। अगर बच्चा है तो उसकी 2-3 ड्रॉप्स आधा ग्लास पानी में डाल के सुबह शाम देनी होती है, और अगर बड़ा है, अडल्ट है, तो उसकी 5 to 10 ड्रॉप्स आधा ग्लास पानी में मिक्स करके सुबह शाम पीना होता है। ये खाने वाली टैबलेट्स कम से कम आपको 3 मंथ्स तक लेनी होती हैं। अब बात करते हैं लगाने वाली क्रीम्स की। लगाने वाली क्रीम्स में इमिक्वेट सैशे आते हैं, छोटे छोटे सैशे आते हैं, उसमें एक क्रीम निकलती है जिसको आपको बहुत ध्यान से सिर्फ उस मस्से पे ही लगाना होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे मस्सा है तो आसपास आप उसको वैसलीन से कवर करके, मतलब प्रिसाइजली आपको सिर्फ मस्से पे ही लगाना है। उसके बाद आप उसको 2 घंटे के बाद हटा दो। ऐसा आपको हर रात को 2-2 घंटे के लिए करना है, ऑल्टरनेट नाइट्स पे करना होता है। एक रात छोड़ के आपको ऐसा करना है। 2 घंटे के बाद आप उसको वॉश कर दो। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रेटिनोइन क्रीम्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें रेटिन ए क्रीम आती है। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट सैलिसिलिक एसिड देते हैं इस पे लगाने के लिए, ताकि आपका मस्सा धीरे धीरे बर्न होके निकल जाए। खाने वाली टैबलेट्स में सिमेटिडिन एक मॉलिक्यूल होता है, अभी उसका एडवांस मॉलिक्यूल रेनिटिडिन है, जो एसिडिटी में भी दिया जाता है, जिसकी रेंटेक टैबलेट आती है। रेंटेक टैबलेट आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको दिन में 1 बार प्रिस्क्राइब कर सकता है। वो भी काफ़ी हेल्पफुल देखी गई है इस इन्फेक्शन को क्लियर करने में। कुछ लोगों के जो मस्से होते हैं वो रेड हो जाते हैं, उसके आसपास की स्किन भी रेड हो जाती है, तो उसके लिए फिर डेसोवेन क्रीम आती है जो लो पोटेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, डेसोनाइड। वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट उस रेडनेस को ठीक करने के लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है कुछ टाइम के लिए। तो ये था एक डिटेल वीडियो मोलस्कम कंटेजियोसम या वाटर वॉर्ट्स या पानी वाले मस्से के बारे में, कि कैसे होता है, कैसे प्रिवेंशन करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। थैंक यू।